अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब से जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, सबसे पहले डाल देते हैं एक नज़र उन मौज़ूआत पर। आलमी और मकामी इस्टेब्लिशमेंट दाएं बाजू की जमात की हिमायत कर रही हैं और हमें दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी, MQM और ANP का इल्जाम। सरबजीत का इलाज पाकिस्तान में ही होगा, डॉक्टर्स। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इंतखाबी मैदान में। इलेक्शन 2013 का सबसे कम उम्र उम्मीदवार। जी, आपने देखी शामी साहब, आज कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM, ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको सुनाना दूं कुछ झलकियां उसकी। ठीक है, ज़रा सुनाइए जी प्रोड्यूसर साहब। हमें प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं। जी, आप सुना दीजिए, आप बता दीजिए कि ANP ने और MQM ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यके बाद दीगरे क्या कहा है। जो दहशतगर्द तंजीमें, जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वो दाएं बाजू की सियासी जमातों का अस्करी विंग है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और दहशतगर्द जो कुछ कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि ये तीनों एक ही पेज पर है और तीनों का मकसद एक है, इलेक्शन ना कराना या अपने इलेक्शन से अपने मनपसंद नताइज हासिल करना। हमें दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किस तरीके से दाएं बाजू की जमातों को खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तारीख में एक बार फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला और इस खित्ते के अवाम को और दुनिया के अमन पसंद मुल्कों को ये फैसला बहुत मुश्किल पड़े। जी शामी साहब, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। दायां बाजू, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, अफगानिस्तान, ये सारी चीज़ें आज इकट्ठी हो रही हैं उन दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे जो कराची में, KPK में और बलूचिस्तान में। देखें, जो इनके जज्बात हैं जी, उनमें तो मैं बराबर का शरीक हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ भी वारदातें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। मुल्क में सुकून होना चाहिए और हर जमात को मौका मिलना चाहिए वो अपनी कैंपेन चलाए और इलेक्शन में हिस्सा ले। ठीक है, और लेकिन बात सिर्फ इतना कह देने से मुकम्मल नहीं होती। ये हमारी तीनों सियासी जमातें इक़्तिदार में शरीक रही हैं। बिल्कुल, मरकज में इक़्तिदार इनके पास रहा है, सिंध में इनके पास रहा है, बलूचिस्तान में इनके पास रहा है और खैबर PK में इनके पास रहा है। ठीक है, इन्होंने इस दहशतगर्दी के सद्दे बाप के लिए क्या किया और इसको मुकम्मल तौर पर खत्म क्यों नहीं कर सकी। अफरीती शायद इतना बड़ा था, जब जो भी है, फिर अगर बड़ा था तो फिर ये निगरान हुकूमत कैसे खत्म कर लेगी। ठीक, यानी इसको अगर 5 साल तक उसके खिलाफ जिद्दोजहद करने के बावजूद उस पर काबू नहीं पाया जा सका और इनकी हुकूमतों के दरमियान भी मुसलसल वारदातें होती रही हैं जी, तो आज ये कहना कि निगरान हुकूमत जो है और एस्टेब्लिशमेंट और कौमी और बैनुल अक़वामी इनको ख़त्म कर दे, उसकी दुहाई देना, ये इसका जवाब कहाँ है। अच्छा शामी साहब, जो दायां बाजू और उसके अस्करी विंग, देखिए इन्होंने वो विंग ख़त्म क्यों नहीं किए। अगर कराची में मौजूद थे, कराची में तो बेशुमार इल्ज़ामात लगते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों पर, और कराची में तो ये कहा जाता है कि हर सियासी जमात ने अपना एक विंग बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास जो मौका मिला था जी, उसको इन्होंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और अगर वही आप कहते हैं जो कि ये मुमकिन नहीं था, तो जो काम 5 साल में नहीं हो सका,
हम बड़ी बगले में जाते हैं ना, हमारी असेंबलियों ने 5 साल पूरे कर लिए, तो उन असेंबलियों का तो काम था कि पूरे तौर पर अमन व अमान बहाल करके और एक एक जुनूनी को और एक एक दहशतगर्द को कैफरे किरदार तक पहुंचा के ये इत्मीनान का सांस देती पूरी कौम को। ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसलिए जब शोर मचाते हुए या तनकीद करते हुए इस बात को मद्देनजर रखा जाए, एक बात। ठीक है। दूसरी बात, जो निगरान हुकूमतें इस वक्त काम कर रही हैं, हाँ, वो सब इन पार्टियों की पैदावार है। वो हाँ, कहीं भी तमाम सूबों में देखिए, सिंध में जो हुकूमत है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के आपस में, मुखालफिन तो कहते हैं मिली भगत से, मैं कहता हूं आपस के ताउन से और सलाह मशवरे से वजूद में आई है। ठीक है। सिंध की जो पूरी काबीना है उसके बारे में लोगों का कहना यह है कि ये उसके अरकान नॉमिनेट किए गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, एमक्यूएम की तरफ से। और सिंध के अंदर जो पुलिस अफसर हैं, मुझे एक फहरिस्त भेजी है बाकायदा लोगों ने जी, जिसमें बताया गया कौन कौन सा पुलिस अफसर किस किस सियासी जमात का गुमाश्ता है। अच्छा, तो इस वक्त भी सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का इख्तदार जो है वो कायम है। लेकिन शम्स साहब, इख्तदार तो असल खैर तो इलेक्शन जाए ना कमीशन यार, का अब नहीं है। एक बात तो सुन लेना जी आप आगे के चल पड़ते हैं। जी जी। यहां गवर्नर जो है सिंध के, वो कौन है? इशरतुल इबाद एमक्यूएम। एमक्यूएम के हैं। ठीक है। तो ये सारी हुकूमत जब इनकी है और इनकी मर्जी से वजूद में आई है, ठीक है, तो फिर इसको जो मामलात हो रहे हैं उसके नोटिस में लाए, वो चाहे इसको खत्म करे, इसका मुकाबला करे, एक बात। और जो खैबर पीकी में वो हुकूमत जो है वो जेयूआई और एएनपी की मर्जी से वजूद में आई है। ठीक है। और जो मरकज में वजीर आजम हमारे हैं वो मीर हजार खान खोसो, वो पीपल्स पार्टी के नॉमिनी है। ठीक है। ठीक है ना। अब आप ये गौर कर लें कि इलेक्शन कमीशन से उनका नाम आया, फाइनल हुआ है, लेकिन इब्तदाई तजवीज तो पीपल्स पार्टी की थी। ठीक है। और सुबह आप देख लीजिए, बलूचिस्तान में देख लीजिए, वहां भी रईसानी साहब और अपोजिशन पार्टी जो बनाई गई उसके इत्तेफाक से गौस बख्श बारोज़ई साहब ने हलफ उठाया। तो अब ये सारी हुकूमतें जब इनकी मर्जी से कायम हुई हैं, तो अब मसाइल को हल करना चाहिए इनके साथ मिलकर, इनके खिलाफ हंगामा उठाकर नहीं, या इनको निशाने पर लाकर नहीं, या लोगों को यह तासुर देकर के गोया इन पर यह मुसल्लत कर दी गई है। यह बात इंतहाई गलत है और इसकी तायद नहीं की जा सकती। शम्स साहब, अभी वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि इस वक्त जो दहशतगर्दों के हमले जारी हैं इलेक्शन मुहिम के ऊपर, खासतौर पर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और एएनपी के। शम्स साहब, आज बड़ा मुतय्यन इल्जाम ये लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान से लिंक्ड है ये सारे मामलात, और इसी रास्ते से गुजर के जाना है। ये हैदर अब्बास रिजवी ने कहा था अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ से, और ये जो उजरत में फैसले कर रहे हैं ये फैसले बड़े महंगे पड़ेंगे। गोया वो तो उनको धमका रहे हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर दाएं बाजू को सपोर्ट कर जाना है जी। अगर अफगानिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं, अव्वलन तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से भी आ रहे होंगे, खैबर पीके में आ रहे होंगे, यहाँ तो हम खुद कफील हैं। हर जगह लोग अपना छुपे हुए हैं। मगर एक बात मैं समझ में ये मेरी नहीं आ रही कि ये जो हमले हो रहे हैं कराची में, उसका नुकसान किसको हो रहा है? एमक्यूएम की तो एक ताकत मौजूद है वहाँ, ठीक है। पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सिंध ताकत मौजूद है, और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध अपने जलसे भी कर रही है, इज्तिमात भी कर रही है। फलियार तालपुर साहबा की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा हमारी मुहिम से चल रही है। अब अगर जलसे बड़े नहीं हो सकते तो मुखालिफिन जो हैं उनके लिए मुश्किल हो गई ना। इमरान खान साहब ने कराची में अपना जलसा रखना था, ठीक है, उन्हें मुलतवी कर दिया या मनसूख कर दिया उसको। गोया अब इमरान खान जो है वो जलसा नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब कराची में जाके जलसा नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची में अगर मुहिम नहीं चलती तो एमक्यूएम की जो स्ट्रेंथ है उसको कोई चैलेंज नहीं दरपेश होगा, और नुकसान सबको हो रहा है। नुकसान तो उनको हो रहा है जो एमक्यूएम के मुखालिफ हैं। एमक्यूएम का हामी जो है, ठीक है, निशाना बन रहा है, हमें बड़ी हमदर्दी है, उनका दुख है, लेकिन उनकी सियासी ताकत जो है इससे मुतासर नहीं होने जा रही। और जो उनके मुखालिफ थे, जो अपनी ताकत मुश्तमे कर रहे थे,
वो जलसों के जरिए उसका आज़ार करना चाहते थे, वो रुक गए हैं। ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से सिंध के अंदर देख लीजिए आप, सिंध में जो लोग उनके पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज बना के खड़े, 10 जमाती महाज जो है जी, वो अब वो भी उससे मुतासर होगा। तो पीपल्स पार्टी की जो हैसियत है अंदरूनी से, उसको भी कोई नुकसान पहुंचने का एहतमाल नहीं है, यानी अगर उसके खिलाफ मुहिम न चले। ठीक है, ये भी एक पहलू है इसका। और एएनपी जो है, एएनपी तो बेचारी इतना कह रही है कि हम तो हर कीमत पे इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन अब उसके जो मुखालफीन है वहां, तो अगर केपीके में तो सारों अब इमरान खान साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे से तो गुत्थम गुत्था है। इमरान खान पर तो इल्जाम लगा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, ये यहूदी लाबी की वो है बिल्कुल। और इस पर इमरान खान साहब ने भी बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया उनके ऊपर। हाँ। तो मैं देख रहा था कोरका जी, उन्होंने उनकी 2 गोई जो है उसको निशाना बनाया है और उसको खास लफ्ज कहा जो अरबी की इस तरह है जी। तो अब सवाल ये है कि जब ये उनके दरमियान इस किस्म की लड़ाई चल रही है तो उनको सपोर्ट तो कहीं से नहीं मिल रही। पर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको तो चैलेंज दरपेश है इमरान खान का, इमरान का चैलेंज दरपेश है पीएमएलएन का। तो ये भी एक सूरत हाल है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में जो कैंपेन चल रही है वो तो पीएमएलएन के लिए मुश्किल की बात बनी हुई ना। हाँ। क्योंकि उसको चैलेंज किया जा रहा है ना। ठीक है। इमरान खान साहब जो अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो उस कैंपेन से जो मुस्लिम लीग नून है उसको दबाव में रखा है उन्होंने। हाँ, उसका पावर बेस रोड हो रहा है। पावर बेस जो है हाँ। उसको चैलेंज दरपेश है ना जी। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप देखें, पिक्चर देखें तो उसमें जो पार्टी पोजीशन है वो मुतासर नहीं उस तरीके से जिस तरह से ये तीनों जमातें कह रही हैं। हंगामा तो कर रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, जो करना भी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सारा जायजा लें और हालात की तह में उतर कर देखें तो इनके घर में कोई डाका नहीं पड़ा हुआ। तो कोई गोया इलेक्शन में जो लॉपसाइडेड होने का तासुर दिया जा रहा है? नहीं, लॉपसाइडेड तो पहले ही लॉपसाइडेड है कराची में। तो आप देखिए ना, कराची में तो एमक्यूएम जो है, यही हो सकता है कि एमक्यूएम के वोट कितने होंगे या एमक्यूएम सीटें 1, 2, 3 जो है इधर उधर हो जाए और क्या होगा। और बलोचिस्तान के मामले जहां तक ताल्लुक है, बलोचिस्तान के बारे में तो हम बात ही उलट कर रहे हैं। बलोचिस्तान तो एक मुख्तलिफ टुकड़ों में बटा हुआ एक इलाका है जहां हर इलाके में एक मौसर लोग मौजूद है। वहां आजाद भी होंगे, पार्टी पोजीशन वाले भी होंगे। किसी एक पार्टी को ना कभी पहले मेजॉरिटी मिली है वहां, ना मिलने का कोई इम्कान है। और कटा हुआ बटा हुआ मैंडेट आएगा जी। वो अख्तर महंगल साहब जो हैं वो आए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। अख्तर महंगल के पास भी वीटो नहीं आने वाला या मेजॉरिटी नहीं आने वाली। तो जो जमीनी हकायक है बलोचिस्तान के, उनको अगर आप मद्देनजर रख लें, ठीक है, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, इंतखाबी मुहिम पुरअमन चलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार बैठे और हम कहें कि हमारी संदूकचियों से वोट चुरा के लेंगे। कोई संदूकचियों से वोट चुराने वाले नहीं है। लेकिन शाम साहब, जो इस तरह के वाकयात हैं वो डराते नहीं है पोलिंग डे के हवाले से? वो तो फिर मुकाबला करना है ना उसका, डर के तो नहीं भागना। अगर कोई आप 1 मिनट में कोई करतब दिखा के ये सारी काम रोक सकते होते तो फिर तो आप रोक लेते, 5 साल में ही रोक लेते। तो जब दहशतगर्दों के सामने हथियार तो नहीं डालने, ठीक है, उनका मुकाबला करना है और इलेक्शन मुनक़िद कराना है। इलेक्शन के इनअकाद से जो उनको परेशानी लाक हो रही ना, बात जगह तो पार्टियां निशाने पर है, बलोचिस्तान में इलेक्शन निशाने पर है। क्योंकि अगर इलेक्शन होता है, मैंडेट लेके लोग आते हैं, तो वो जनूनी जो है, दहशतगर्द जो है, वो तो एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अब भी पता चल चुका है कि ये लोग कौन है, इनको लोगों का मैंडेट हासिल नहीं जी। तो इसलिए जो बड़ी तस्वीर है वो इससे मुतासर नहीं होने वाली। ठीक है शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलें। सरबजीत सिंह, आइए, सरबजीत सिंह जो है 1990 में ये पकड़ा गया था जी। इस पर इल्जाम यह था कि लाहौर में और फैसलाबाद में इससे कुछ धमाके किए आके। हाँ। और कुछ 14 बंदे उसमें हलाक हुए थे। ठीक है। अब सरबजीत सिंह का कहना यह है कि वो तो पी ली थी उसने और पी के बॉर्डर क्रॉस कर रहा है गलती से। अच्छा। एक गांव, सरहदी गांव का रहने वाला था, बढ़ के मारता हुआ इधर आ गया, यहाँ पकड़ा गया। अच्छा। अब वो एक लंबी कहानी चलती रही, उसको पर सजा हो गई बहुत की। अब वो काट चुका है, जनाब को उम्र कैद की सजा तो वो काट चुका है पूरी। बिल्कुल। लेकिन उसकी सजा जो है ना माफ होती है ना फांसी मिलती है उसको। और आप पहले 1 साल 1.5 साल पहले हुआ था ना, खबरें चल गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि सरबजीत सिंह को छोड़ दिया गया।
बाद में मालूम हुआ कि सरजीत सिंह को और साहब थे, हाँ, उनको छोड़ा गया है और ऐवान सदर से, और सरबजीत सिंह जो है उसकी जद में आ गया। उसके वैसे शाम साहब, अब एक आदमी जो जिंदगी मौत की कश्मकश में है, अब देखने की बात यह है कि जिंदगी मौत की जो कश्मकश में था, कंडेम्ड सेल में है, हाँ। और जो मौत का सजाए मौत का कैदी होता है उसकी रिस्ट्रिक्टेड होती है मूवमेंट जेल के अंदर भी, उसको बाहर आजादाना फिरने की इजाजत नहीं होती अपने अहाते में। वो कैसे उस पर हमला हो गया, ये जो जेल के हुक्काम हैं, ये इनसे जवाब तलब करना चाहिए। कैसे उनके पास हथियार आ गए? आपको कहता है वो हेरोइन का आदी हो चुका था, हेरोइन कैसे आ गई? ये सारे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये ठीक है, हमारी जो इंतजामिया है उसका पोल खुला है, हमारे जेलों में जो कुछ हो रहा है वो भी सामने आ गया। हो तो हर जगह जहां आप उंगली रखेंगे वहीं छेद हो जाएगा। और जेलों में भी हेरोइन बिक रही है, पैसे लेके उनको जनाब नशावर वो अशिया मुहैया की जाती हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये सारी कार्रवाई जो है, और हमारे लिए जनाब सरबजीत सिंह जो है उसको इस हालत में पहुंचा है कि मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। अब पाकिस्तान के लिए कोई सामान नहीं किया उसने आसूदगी का। जिन लोग जो जेल हुकाम है, इनको कोड़े मारने चाहिए, इनकी पीठों पे इनको नंगा करके बदबख्तों को। शाम साहब, एक वक्फे का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा सेगमेंट जो हम पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था कांटेदार मुकाबले का, और शामी साहब आज जो हल्के हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वज़राए आज़म के हल्के, जो इंतखाबी मैदान में है वज़राए आज़म हमारे। इस वक्त पाकिस्तान में 5 साबिक़ वज़राए आज़म पाए जाते हैं, 5-6। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब जी, चौधरी शुजात हुसैन साहब, राजा परवेज अशरफ साहब जी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और बल्खशेर मदाखिल। 6 यानी 6 इस वक्त हमारे पास साबिक़ वज़रा मौजूद है, वज़राए आज़म जी। और एक वज़ीर आज़म हमारे साबिक़ जो हैं वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। वो कौन से? वो अमेरिका में रहते हैं, वो है मोइन कुरैशी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो 7 वज़ीर आज़म अल्लाह के फज़ल करम से हमारे यहाँ जिंदा है। शौकत अजीज भी, शौकत अजीज सब 8 वो भी हाथ से निकल चुके हैं जी, वो भी हाथ से निकल चुके। वो तो बड़े धड़ल्ले के वज़ीर आज़म रहे ना, लंबी मुद्दत पाई उन्होंने। बिल्कुल। तो अब आप गौर कर लीजिए कि अमेरिका में तो जो सदर है ना, सदर जी, वो सदर इज वन से सदर ऑलवेज सदर। अच्छा, एक प्रेसिडेंट वो हमेशा प्रेसिडेंट, वहां एक्स प्रेसिडेंट नहीं कहते। अच्छा, प्रेसिडेंट कार्टर, प्रेसिडेंट फोर्ड, प्रेसिडेंट बुश, ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहते हैं हमेशा। माजी का सदर कोई साथ लाहका कोई क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो अगर ये जो हमारे वज़ीर आज़म है ना जी, इनके जो घर वाले हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं, ये उनको पीएम साहब ही कहते रहते हैं। अच्छा, वो साबिक़ नहीं मानते उनको। ठीक है। तो अगर हम भी इस तरह तकल्लुफ कर ले कोई ना कोई कि जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके उनको पीएम साहब कहा करें, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, उनकी आसूदगी तो कम से कम होती रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, वो तो सुप्रीम कोर्ट उनको निकल गई क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हुए जी, बिल्कुल। अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, उनके 2 बरखुरदार हैं, उनके जरिए से वो इंतखाबात में जलवा अफरोज है। बिल्कुल। अली मूसा गिलानी साहब और अब्दुल कादिर गिलानी साहब मुल्तान के 2 हलकों से वो उम्मीदवार हैं और दंदना रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। अली मूसा गिलानी जो है वो भी जनाब जो शाह महमूद कुरैशी की सीट खाली हुई थी उस पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत गए, बड़ी धूमधाम से जीत, धूमधाम से। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनकी पीआर बहुत, घर घर जाना, लोगों से मिलना, लोगों के काम आना। एक वैसे वो तो गौसल आजम की औलाद से हैं, लेकिन उनके अंदर एक मादा भी उनका है, लोगों को फैज़ पहुंचाना, लोगों के काम आना, ये उनके अंदर खूबी है। इस हवाले से परेशान भी रहते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन इलेक्शन में ये काम आती है। यानी मुल्तान में कोई शख्स ऐसा होगा उनके अपने हल्के से, एक पीएम से लेकर एक बड़े बड़े जनाब जागीरदार वडेरों तक, अच्छा, कोई बंदा जो उन तक पहुंचा है वो मुराद पाके गया है मन की। वाह। तो अब देखिए, आप उनके बेटे जो हैं वो किस तरीके से उनके जरिए वो मदरसा यानी जलवा अफरोज होते हैं दोबारा। लेकिन शाबी साहब, इसमें हज, एफिड्रीन, वज़ीर आज़म, वो सारी चीजें चलती रहेंगी। अब तो इलेक्शन लड़ रहा है ना। हाँ, ठीक अब तो कौम के बाद फैसला करना है, तो कौम जब फैसला करती है उसका अपना फैसला होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से राजा परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो तो हाल ही में साबिक़ हुए हैं
और उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और बिल आखिर यानी उन पर सारे इल्जामात ही इल्जामात थे, कोई मुकदमा फैसला नहीं हुआ था, मगर उन्होंने अपने बेटे को दांव पे लगा दिया था कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं बेटे के जरिए बोलूंगा। बिल्कुल। मगर बाद में उनको हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली, उनकी उम्मीदवारी बहाल हो गई और अब वो इलेक्शन लड़ रहे गुजर खान से जी। 2002 में भी वहां से जीते वो 80,000 से ज्यादा वोट लेकर, और 2008 में भी जीते 80,000 से ज्यादा वोट लेकर। उनके मुकाबले में नंबर 2 था वो PMLQ का आदमी था वहां, और PMLN का आदमी जो है नंबर 3 रहा, बल्कि उससे भी कहीं कम। और चौधरी रियाज साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने लीडर हैं, वो ने 2008 में तो उन्होंने मुकाबला किया था, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। अब मैं आपको एक लतीफे की बात भी बता दूं जी कि 2002 में ना राजा परवेज अशरफ के मुकाबले में हमारे डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर ताहिरुल कादरी भी खड़े थे। अच्छा। हाँ जी, उनकी थी पैट जी। पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद, अवामी तहरीक। ठीक है। तो उस पैट जो है ना, उसने जनाब ताहिरुल कादरी साहब को भी इस हल्के में उतार दिया। अच्छा। अब ये हल्का क्योंकि औलिया अल्लाह का हल्का है, ठीक है। डॉक्टर प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब भी यहीं से रहते, यही रहते जी, यहीं रहते हैं। तो ताहिरुल कादरी साहब ने कहा कि फजा साजगार होगी, वो भी यहीं पहुंच गए। को 15,000 के लगभग वोट उनको मिले थे। अच्छा, इधर 80,000। अच्छा। तो राजा साहब जो है, अब तो देखिए अब तो अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए उनके हल्के में। बिल्कुल। तो बहरहाल अब जो भी है उनके हल्के, जो भी उम्मीदवार होंगे, PTI के भी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं, पता नहीं रिजल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन बहरहाल राजा साहब मैदान में हैं। इसके सिवा किसी और हल्के से इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे? नहीं, राजा साहब तो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है। और उनको उम्मीद है, लेकिन उनके किला वो इतने मजबूत है। ठीक लेकिन अब PTI भी जनाब अपने जाहो जलाल हाँ। में है, मुस्लिम लीग नून की भी एक अपनी तरंग है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है। ठीक है। और इसी तरीके से आप आ जाइए चौधरी शुजात हुसैन साहब पर, वो भी साबिक वजीर आजम है, अगरचे 2-2.5 महीने के थे जी, लेकिन निगरान नहीं थे। हाँ। पक्के वजीर आजम थे, यानी अगर चाहते तो रहते। अगर चाहते नहीं, वो नहीं चाहते थे ना। अच्छा। जो आज हवाला जिंदा है जी। ठीक है। इसलिए वक्त उन्होंने कोई उमंग पैदा ही नहीं होने दी। जो ही उन्होंने हलफ उठाया, उसका फौरन टेलीफोन आया कि जनाब अभी ये ऐलान कर दो कि फलां तारीख तक मैं हूं। तो हमारे जो शौकत अजीज साहब हैं जी, वो क्योंकि सेनेटर थे और सेनेटर वजीर आजम हो नहीं सकता। वैसे ये हमारे यहाँ तकल्लुफात हमने पैदा कर रखे। इंडिया में तो सेनेटर भी हो सकता है। अच्छा। राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का। हमारे इस वक्त मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा के मेंबर हैं, वजीर आजम है। अच्छा। हमने तरह तरह की कदरें, पाबंदियां, डरे सहमे लोग हर वक्त। तो राज्यसभा भाई जो सेनेटर है जब इलेक्ट हो गया तो सेनेटर भी वैसे है जैसे MNA। तो बहरहाल हमारे दस्तूर में यह है। तो शौकत अजीज साहब को फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा, यानी MNA का जी। और MNA हुए, बाल बाल बचे, उसमें हमला भी हो गया। बिल्कुल। और चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में जनाब चिराग गुल हो गया। अब दूसरे जनाब 2 वज़ीर आज़म हमारे, लेकिन आधी वजारत उस्मा तो रही ना फिर शाम साहब। नहीं, आधी तो है ना, कि साबिक तो है ना। नहीं, वो परवेज इलाही साहब की सूरत। नहीं, परवेज इलाही साहब तो अब बने ना बाद में डिप्टी वजीर आजम। ठीक है। और जब नोटिफिकेशन फौरन जारी हो गया कि वजीर आजम को इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जी। बहरहाल डिप्टी वजीर आजम तो है। चौधरी परवेज इलाही की अपनी शान है, वो तो लड़ रहे हैं अहमद मुख्तार के मुकाबले। बिल्कुल लड़ रहे। जो हल्का उनका था जिसपे चौधरी शुजात हुसैन लड़ते रहे, कभी हारते कभी जीतते, अब उसमें खम ठोंक के खड़े हैं और उनकी पोजीशन काफी मजबूत है। अहमद मुख्तार साहब भी अपनी खानदानी सीट पर लड़ रहे हैं और वो भी अपनी खानदानी सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन अब आप देखें कि 2 वज़ीर आज़म और हैं, एक है ज़फ़रुल्लाह जमाली, उनका जिक्र शामी साहब फिर वक्फे के बाद कर लेते हैं। हम यहां पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से, तो शामी साहब बता रहे थे जमाली साहब के बारे में। नहीं, पहली तो बात यह है कि जुमे को जी इमरान खान साहब के जो हल्के हैं 4, उनका जिक्र हो रहा था। बिल्कुल। उसमें मुझसे कुछ मुगालता हुआ। जो हल्का 122 है ना लाहौर का जी, उसमें वो खड़े हैं और सरदार अयाज सादिक उनका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के। जी जी। अब यह है कि मैंने ये बात कही थी कि उस हल्के से जावेद हाशमी साहब ने इलेक्शन लड़ा था। हाँ। मगर ये बात गलत थी, मेरा हाफिजा जो है इसमें गलती कर गए। 123 से मखदूम जावेद हाशमी साहब ने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। इससे मुत्तसिल जो दूसरा हल्का है जी। और 1997 में भी जो हमारे इमरान खान साहब हैं उन्होंने इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था,
122। अच्छा, उनके अपना घर जो है वो इसी हल्के में आता है। ठीक है। और उनका मुकाबला किया था सरदार अय्याज सादिक साहब ने और वो जीत गए थे। अय्याज सादिक, ठीक, अय्याज सादिक, ठीक है। और 2002 में भी इसी हल्के से इमरान खान साहब फिर खड़े हुए थे और उसमें सरदार अय्याज सादिक साहब जो है वो फिर जीत गए थे। अच्छा, नवाज शरीफ, ये जो नवाज कहते हैं, इमरान खान साहब के जो वोट थे ना 1997 में तो 6000 के करीब थे, ठीक है, लेकिन 2002 में वो बढ़ के 18000 हो गए। अच्छा, उनके वोट तो बढ़े लेकिन उनकी लीड बहुत ज्यादा थी अय्याज सादिक। अब तीसरी दफा इमरान खान साहब फिर उसी हल्के से लड़ रहे हैं। ठीक। अब इसका जो भी नतीजा निकले, हाँ, लेकिन ये बताना जरूरी था जी। और इस दफा उनको सिर्फ एक एडवांटेज हुआ है, और सरदार अय्याज सादिक साहब की और जो उनके नीचे सूबाई असम्बली के रुकन थे हाफिज नौमान साहब, मुस्लिम लीग नून के, जी, ये जो इशरा की सीट है इस इलाके की, आधे हर एक कौमी असम्बली की नशस्त पे करीबन 2 नशस्तें, पौने 2 नशस्तें सूबाई असम्बली की आती हैं। तो वो जो नशस्त थी उस पर हाफिज नौमान साहब जो थे, जो वो थे उम्मीदवार और रुकन हुए थे सूबाई असम्बली के। ठीक है। बड़े अच्छे आदमी हैं, नमाजी, परहेजगार, अच्छे, माकूल, अपनी फैमिली रवायात अच्छी रखते हैं। अब वो जो है ना, उनको टिकट नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने और टिकट दे दिया अख्तर रसूल साहब को। ठीक है। अख्तर रसूल साहब भी अच्छे होनहार नौजवान हैं, बड़े जज्बात रखते हैं अपने अंदर, नौजवानी तो क्या डल गई है, लेकिन उनकी बरादरी है कंबोवा। अच्छा, वो मुस्लिम लीग जो नून का वहां हल्का है ना, वो बड़ा मुतस्सर हुआ है इस फैसले से। ठीक है। अब वहां से मियां असलम जो है वो एक मुंतखब हुए थे 2002 में भी, और उन्होंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था और फिर वो शामिल वजीर भी रहे थे। बिल्कुल। तो मियां असलम इकबाल जो है बड़े एक सोशल वर्कर भी हैं और बड़ा उन्होंने काम किया है वहाँ और बड़ी उनकी इज्जत है वहाँ। तो मियां असलम इकबाल जो है वो पीटीआई में शामिल हुए और तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दे दिया। ठीक है। तो ये जो है तब्दीली इमरान खान साहब के लिए एक बेहतर शगुन साबित हो सकती है, लेकिन कितने फीसद होगी ये फैसला 11 मई को होगा। ठीक है। अब आप आइए नवाज शरीफ साहब के हल्के। अब ये तो हल्के जो हैं वो 2 हल्के हैं, लेकिन हम कल डिस्कस करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं हो सकेगा। हाँ, नवाज शरीफ साहब को कल तक के लिए। तो जफरुल्लाह जमाली साहब जो हैं उनके भी 2 लड़के इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो उमर नाम है का, बिल्कुल, और एक का नाम क्या है, फरीदुल्लाह जमाली जी। और एक उनके दूसरे अजीज भी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो खुद इलेक्शन में नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के जरिए से, अपने भतीजों के जरिए से इलेक्शन में अपना पूरा सबूत दे रहे हैं और धड़ल्ले से लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह मीर बलख्शर मजारी उस वक्त निगरान वजीर आजम मुकर्रर हुए थे जबकि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी हुकूमत को गुलाम इसाक खान साहब ने खत्म किया था। तो वो उसमें अब वो लड़ रहे हैं अपने एक अलग ग्रुप बना के। बिल्कुल। दरेशक साहब उनके साथ है, नसरुल्लाह दरेशक, और उनका जो है ना बेटा नसरुल्लाह दरेशक का अली, वो शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला कर रहा है जामपुर में जी। और उनके जो पोते हैं वो मैदान में हैं, बलख्शर मजारी साहब जी। इनकी भी तफसील कुछ कल बयान करेंगे। और इस वक्त अब हमने उससे बात करनी है बरखुरदार से। मीर जबरान, आपने मोहम्मद जबरान मोहम्मद जबरान नासिर साहब, कम उम्र तरीन उम्मीदवार जो इलेक्शन 2013 में लड़ रहे हैं कराची से, और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जबरान साहब। वालेकुम सलाम जी। जबरान साहब, आप वाकई सबसे कम उम्र उम्मीदवार हैं? लगते तो हैं। कम उम्र कह सकते हैं मेरी नॉलेज के मुताबिक, मगर मेरे ख्याल में मेरी उम्र मैटर नहीं करती। मैं जो बात कर रहा हूँ, आप 26 साल उम्र हो गई आपकी या 25 साल है अभी? मैं अभी 26 साल का हूँ जी, 2 महीने पहले। 26 साल का, चलिए ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे थे, आप क्या मैटर करता है? जो मैं बात कर रहा हूँ या जो मेरा मंशूर है वो ज्यादा जरूरी है मेरी उम्र से। मेरे ख्याल में हल्का नंबर 250 से आप कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कहां से हैं? उसी हल्के से, उसके नीचे 113 से। 113 से। हाँ जी, फरमाइए। अब आपने कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की है, इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन आप? सर, पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि मैं पार्टीज का सपोर्टर रह चुका हूं। अगर आप कराची के हवाले से बात कर रहे हैं तो 3-4 पार्टीज सामने आती हैं। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो टिकट फरोख्त करती हैं, उनसे आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ।
कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो मशहूर हैं मुतवसत तबके से लोगों को सामने लाने में, जिस तबके से मेरा ताल्लुक है। मगर जब मुझे बताया गया कि 11 मई 2013 को इलेक्शन है, तो मुझे 12 मई 2007 याद आ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि वो पार्टी शायद मेरे लिए सही नहीं है। क्यों वहां 2007 फिर को हम क्या एक हुआ और था? पार्टी की बात, 2007 को 12 मई 2007 कराची के अंदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद राजी साहब की आमद मुतवक्को थी। क्योंकि आप तो एलएलएम किया हुआ है माशाल्लाह, आप तो वकील हैं जी। आप तो मैं इसका वकील मतलब आप तो फिर वकील पार्टी में से हुए ना? नहीं सर, मैं आवाम की पार्टी से हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा, आवाम का रिस्पांस आपको कैसा? 12 मई याद आ गया? मुझे 12 मई याद आ गया सर, और एक 12 मई से जो ताल्लुक रखने वाली उनकी सियासत है और जो एक सिलसिला है उनकी सियासत का, किसी का एजेंडा कुछ भी हो, मगर अगर कोई पार्टी परफॉर्म कर चुकी है तो उनके कॉल और फेल में तजाद देखना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें एक नई पार्टी की, जो नौजवानों की पार्टी की बात की जा रही है, तो उस पार्टी में नया कुछ नहीं है, रीपैकेजिंग है। उस पार्टी का चेयरमैन 4.5 साल पार्लियामेंट में गुजार चुका है। उस पार्टी के वाइस चेयरमैन जो हैं अपनी पूरी उम्र पार्लियामेंट में गुजार चुके हैं। उस पार्लियामेंट के जो यंग लोग हैं, वो आयला मलिक हो या कोई और हो, वो भी पार्लियामेंट में काफी टाइम गुजार चुके हैं। सारी पार्टियां आपने तो सारी पार्टियां डिस्कार्ड कर दी। अच्छा हाँ जी। तो एक वजह की बुनियाद पर डिस्कार्ड की हैं, और एक सबसे जरूरी वजह कि मैं इन पार्टी पे नहीं गया, चूंकि हमारे मुल्क में जो सियासत होती है वो 3 बुनियादों पे होती है जहां तक मेरा मुताला है। एक, बरादरी। दूसरा, सामने वाले उम्मीदवार या पॉलिटिकल पार्टी को बदनाम करना, गाली देना, उसके रिएक्शन में अपनी पार्टी को मजबूत करना। और तीसरा, सारी बीमारियों और गलतियों का इल्जाम जो है वो किसी बैरूनी ताकत या गैर मुल्की ताकत को दे देना। इन तीनों सिनेरियोज में एक पॉपुलिस्ट एजेंडा आवाम को फीड किया जाता है, आवाम को तालीम से दूर रखा जाता है, आवाम की गफलत का, चूंकि गाफिल बनाया गया है आवाम को, उसका फायदा उठाया जाता है। तो आप बताएं आपका मंशूर क्या है? आपका मंशूर क्या है? देखिए जी, मेरा जो मंशूर है, जो मेरी बेसिक आइडियोलॉजी है, वो है को एग्जिस्टेंस। हमारे माशरे में इस वक्त जो जहनी दहशतगर्दी है, जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, मैं उसके खिलाफ हूं। और वो हमारे स्कूल में, हमारे निसाब में, हमारे मदरसों में, हमारे गली मोहल्लों के अंदर नजर आ रहा है। जो सियालकोट में वाकया हुआ था 2 भाइयों के साथ, मुगीस और मुनीब मेरे ख्याल में उनका नाम था, कि मुझे सही से याद है, वो किसी तालिबान ने नहीं किया था, वो इस मुल्क के अपने लोग थे। जो गोजरा में हुआ, जो लाहौर में जोसेफ कॉलोनी में हुआ, ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? क्या सब तालिबान कर रहे हैं? हम लोग इतने पोलराइज। अब आप ये बताएं मुझे कि आपके पैसा कमा लिया आपने, माशाल्लाह प्रैक्टिस चल पड़ी है, क्या अब इलेक्शन पे खर्चा हो रहा है? सर, इलेक्शन पे इस वक्त अभी तक 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ है। मैंने आज अपने पोस्टर्स का ऑर्डर दिया है क्रेडिट के ऊपर, उसमें अभी तक मैंने 15,000 रुपए खर्च किए हैं। मैंने सारी अभी तक अपनी कैंपेन सोशल मीडिया के थ्रू फ्री की है। फिर गुफ्तगू होगी आपसे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जबरान नासिर, और गुड लक कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का मुकाबला कर रहे हैं शाफी साहब। अच्छा, आप सवाल जवाब जी, सवाल जवाब आज नहीं हो सके, फिर माजरत जी, और कल हम लेंगे सवाल जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा फिर नवाज शरीफ साहब को भी कल हमने डिस्कस करना है, उनके हल्के भी डिस्कस करेंगे। हमें दीजिए कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।